हेलो प्यारे बच्चों, देखिए 12th क्लास की फिजिक्स और आज है बच्चों चैप्टर नंबर 10th जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम मैं आगे लिख देता हूँ, तरंग प्रकाश की। अब तो आपको चैप्टर का नाम भी याद हो गया होगा, ठीक है। और इस चैप्टर का बच्चों रहेगा आज लेक्चर नंबर 13। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो दिस इज मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, डिफ्रैक्शन। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले आज भी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? विवर्तन ही पढ़ेंगे। आज भी हम विवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। विवर्तन, दैट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे आज। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन, लेकिन बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर नंबर 12th में जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि हमने ये बताया था बच्चों कि विवर्तन की घटना क्या है, कि जब कोई प्रकाश तरंग, हम विवर्तन किस में पढ़ रहे हैं? लाइट में, क्योंकि हमारा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है। ऑप्टिक्स है यानी लाइट की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश किरणों में जो विवर्तन होता है, अब होता क्या है बच्चों? कोई भी तरंग हो, प्रकाश तरंग हो या ध्वनि तरंग हो, वहाँ भी विवर्तन होता है, पीछे बता चुके हैं हम। तो विवर्तन कब होता है? एक शॉर्ट में लिख लेते हैं कि जब साइज ऑफ, ये तो आप जानते हैं, या ऐसे कह लें अवरोधक, जो पिछले लेक्चर में जो कुछ सीखे उसका निचोड़। ज़्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, बहुत कम समय में रिवीजन कर लेंगे। अवरोधक या सूक्ष्म छिद्र, जो भी सूक्ष्म छिद्र है उसका आकार, छिद्र का जो साइज है का आकार, वो क्या होना चाहिए? किसकी कोटि का होना चाहिए बच्चों? कितना होना चाहिए? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है की कोटि का होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो गया साइज उसकी कोटि से, प्रकाश की जो वेवलेंथ है बच्चों मैं बता चुका हूँ कितनी है, कितनी तरंगदैर्ध्य होती है, जैसे लगभग आधा माइक्रोमीटर, क्योंकि 4000 से लेकर प्रकाश होता है 6000 तक, यानी 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर कहाँ तक होगी बच्चों? 0.8 माइक्रोमीटर, ये रेंज है उसकी। और एक एवरेज हम एक मोटा अनुमान देख रहे हैं कि कोटि है माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर कोटि हुई उसकी। तो साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये साइज, अगर उस अवरोधक या सूक्ष्म छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर हमें वहाँ विवर्तन की घटना दिखाई नहीं देती है बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो अब आगे चलते हैं कि हमने इतना सब कुछ पीछे सीख लिया, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यही कारण है कि दैनिक जीवन में हमें लाइट का जो डिफ्रैक्शन है, विवर्तन है, आसानी से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमें बहुत सूक्ष्म साइज चाहिए स्लिट का या ऑब्स्टेकल का। तो साउंड वेव में ऐसा हो जाता है, क्योंकि साउंड वेव, यहाँ मैं बात करता हूँ, अब जैसे नोट अलग से लिख रहा हूँ, ये किसके लिए है? ये लाइट के लिए बात कही। ये कॉन्सेप्ट दोनों में लागू होगा। जैसे लाइट का तो ये हो गया, ये किसके लिए है बच्चों? लाइट के लिए। ये जो ऑर्डर लिखा है, लाइट की जो लैम्डा ऑफ लाइट इतनी होती है, इतनी, तो साइज इतने छोटे होने चाहिए, मतलब इस ऑर्डर के होने चाहिए, कंपेरेबल टू दिस, ठीक है ना, जो कि दैनिक जीवन में आपको दिखाई नहीं देते। आपको अगर किसी दीवार का
किनारा भी दिख रहा है तो वो किनारा भी बच्चों 2 mm 3 mm इतना मोटा हो जाएगा। जो आपके घर की जो दीवारें हैं, कोने हैं, उस कोने का साइज भी 2 mm 3 mm 4 mm इतना हो सकता है। इसी वजह से वहाँ से भी विवर्तन नहीं हो पाता, लेकिन ध्वनि तरंगों का हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों, ये भी हम बता चुके हैं पीछे कि जो तरंगदैर्घ्य है साउंड वेव की, ध्वनि तरंगों की, जो तरंगदैर्घ्य का ऑर्डर होता है बच्चों कितना होता है, हमने कल कैलकुलेट किया था 1.66 सेंटीमीटर से लेकर 16.6 मीटर तक इतना होता है बच्चों। तो ये इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी है। और दैनिक जीवन में जो वस्तुएं होती हैं, आपके मकान के दरवाजे, दीवारें, जैसे दीवार 12 मीटर ऊंची, वो 12 फीट ऊंची है तो लगभग 4 मीटर की रेंज में आ गई, वो भी इसमें है। आपकी जो कोने हैं, दीवारों के कोने हैं बच्चों, वो भी इससे छोटे हो गए। तो ये ऑलरेडी बड़ी है तरंगदैर्घ्य साउंड की, इसलिए साउंड का विवर्तन हमें सुनाई देता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि कमरे के अंदर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और आप साइड से खड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप साइड दीवार के सहारे, तब भी दरवाज़ों से, खिड़कियों के किनारों से टकरा के ध्वनि आप तक आ जाती है, क्योंकि उनके साइज इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि जो अवरोधक या जहाँ पर लाइट इम्पैक्ट कर रही है, टकरा रही है, तो ध्वनि तरंगों के लिए जो जितने भी दैनिक जीवन में, आपकी डेली लाइफ में जो भी आप लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ देखते हैं, कमरे की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई, दरवाजे की ऊंचाई, सब इससे कम ही हो रही है। यानी 16 मीटर तक भी कोई टेंशन नहीं है हमें, तो मीटर में बात होगी, यहाँ बात माइक्रोमीटर में हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप पीछे सीख चुके थे। और एक बात और हम सीखे थे बच्चों, और क्या सीखे थे आपको ध्यान हो तो, हाँ, मैं ये कह रहा था ध्वनि तरंगें आसानी से विवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हैं उनके आकार इनसे कम ही हैं, ठीक है ना बच्चों। 16 मीटर से भी कम हो तब भी विवर्तन होता है, और इसके लिए माइक्रोमीटर चाहिए। तो जैसे आपने देखा था कि कोई ऑब्स्टेकल था, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही थी कि ग्रीन बोर्ड पर थोड़ी समस्या आ रही थी बच्चों, कि जैसे ये कोई अवरोधक है, ठीक है, और सामने ये स्क्रीन है, ये पर्दा है, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ। अब हम केवल प्रकाश की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ प्रकाश स्रोत, पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत है एक बहुत छोटा सा पॉइंट सोर्स। तो हमने ये बताया था कि इसकी छाया पर्दे पर बनेगी बच्चों, ठीक है ना। देखो, एक लाइट यहाँ से गई, सीधी जाएगी, और एक लाइट वेव रे ये गई, सीधी जाएगी। इतने हिस्से में अंधेरा हो जाएगा बच्चों, यही बताया था मैंने कि इतने हिस्से में क्या हो जाएगा, अंधेरा। यानी इतने, जैसे अब मैं इसको साइड से बना के दिखाऊं तो क्या होगा वो समझ लें। जैसे इसी, अभी ये पर्दा ऐसे है बच्चों, अब हम ऐसे कर रहे हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बच्चों 5 मिनट, क्योंकि जो बच्चे आज इस लेक्चर को देखेंगे आगे समझ नहीं पाएंगे। फिर छोटा सा ही बना लेता हूँ, साइड से थोड़ा सा तिरछा करके देख रहे हैं, क्योंकि फिर समय लगता है बच्चों। तो क्या होगा, यानी इसी पर्दे को मैं साइड से बना के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ तक लाइट पहुँचनी चाहिए थी बच्चों। और तो होगा क्या कि यहाँ की जो किरणें होंगी, ये जो अवरोधक है इससे पार नहीं निकल पाएंगी, अपारदर्शी है, यहाँ से जो रेज जाएंगी वो नहीं निकल पाएंगी, केवल यहीं तक की जा सकती हैं। ऊपर की तो जाएंगी ही जाएंगी, ऊपर तो जाएंगी ही जाएंगी, ऊपर तो रोशनी होगी ही होगी, इसके नीचे भी रोशनी होगी। इतने हिस्से में स्पॉट बनेगा आपका, इतने हिस्से में। ये उसकी ज्यामितीय छाया है बच्चों। तो इतने हिस्से में ये, इसको आप डार्क कर लेना, मैं ऐसे लाइनों से कर देता हूँ। यहाँ आपको अंधेरा दिखेगा बच्चों, क्या दिखेगा, अंधेरा, इतने हिस्से में। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, ज्योमेट्रिकल शैडो। मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। अब पूरा रंगूंगा तो समय लगेगा, इसे हटा दें बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ रोशनी होगी, ये दीप्त क्षेत्र हो गया, इल्यूमिनेटेड। क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तसल्ली रखिए। लेकिन होता क्या है बच्चों, मैंने बताया यहाँ पर छाया है, इसको डार्क कर लूँ यहीं पर, साइड से बेकार बना है।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो साइड से बना के दिखा दिया मैंने, समझ में आ गया कि ऐसा होगा, यहाँ रोशनी, यहाँ पर अंधेरा, इतना समझ गया आप। अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि समय लगता है, ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो यहाँ बच्चों एक सेकंड लीड गड़बड़ कर सकती है। ये हिस्सा ध्यान से समझना, ये मत कहना सर आपने ये कल पढ़ा दिया है, कुछ नई बात बताऊंगा इसमें। कल पढ़ा दिया है, कल की बात कल की रह गई, ठीक है। कल तो मैंने थोड़ा सा ही बताया था, अब थोड़ा कुछ और ज़्यादा, थोड़ा मोर पीकॉक नहीं बच्चों, कुछ ज़्यादा और पढ़ेंगे इसमें। यहाँ और यहाँ रोशनी होगी बच्चों। तो जो छाया बनी, ओहो ये मार्कर क्या दिक्कत कर रहा है, चलो आप डार्क कर ही लेंगे, ये दिक्कत करने लगा। तो यहाँ इतने हिस्से में क्या बन गया बच्चों, छाया, शैडो, ज्यामिति छाया। पिछले हम अब शॉर्ट में ही चल रहे हैं, पीछे हम लिख चुके हैं वहाँ ज्योमेट्रिकल शैडो है, और यहाँ लाइट होगी, यानी शैडो रीजन हो गया ये, छायांकित क्षेत्र जहाँ पर छाया बनी। लेकिन अगर ये अवरोधक बहुत छोटा है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसकी कोटि का है बच्चों। वैसे ऐसा होगा अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है लैम्बडा से, लैम्बडा की कोटि से बड़ा है तो छाया ऐसे बनती है बच्चों। लेकिन बहुत सूक्ष्म है, वेवलेंथ के ऑर्डर का है, तब क्या होता है कि प्रकाश मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है इन किनारों से। तो ये इधर को तो जा ही रहा था, यहाँ पर हल्का सा और मुड़ गया, यहाँ छाया वाले क्षेत्र में चला गया, शैडो वाले क्षेत्र में घुस गया, ठीक है। यही तो बताया था विवर्तन, ठीक है, यानी यहाँ भी रोशनी हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अब जो रोशनी है बच्चों, अब जैसे इसी पर्दे को, ये पहली पोजीशन जब ऑब्स्टेकल बड़ा था, अब दूसरी पोजीशन, अब पर्दा में यहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब रोशनी यहाँ तक हो गई बच्चों, यहाँ तक आ गई ना लाइट, तो नहीं छाया, अब छाया इतनी छोटी रह गई, ये हिस्सा रह गया, इसको डार्क कर देते हैं, क्लियर। ये और बाकी के हिस्से में नीचे और क्या होगा, ये सिचुएशन नंबर 2 है, यहाँ रोशनी होगी और ये वो हिस्सा है, पहले यहाँ तक बन रही थी छाया, अब रोशनी यहाँ आ गई, पहले यहाँ तक बन रही थी छाया, अब रोशनी यहाँ तक आ गई बच्चों, इतने हिस्से में, यहाँ भी और यहाँ भी, तो अब छाया थोड़ी छोटी रह गई। तो बच्चों ये रह गया ऊपर का प्रदीप्त क्षेत्र, ये क्या है, इल्यूमिनेटेड रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन, यानी यहाँ रोशनी है। और इधर यहाँ पहले भी रोशनी थी, देखिए पहले भी रोशनी थी, अब भी उतने ही हिस्से में क्या है, रोशनी है। इधर नीचे और होगा, जितना बड़ा पर्दा हो, यहाँ रोशनी है, ये भी इल्यूमिनेटेड रीजन, ठीक। तो अब बात ये है, अब आ जाइए बच्चों विवर्तन पर। देखिए छाया इतनी बड़ी बननी चाहिए थी, इतनी बड़ी बनी, तो यहाँ भी लाइट पहुँच गई, यहाँ भी लाइट पहुँच गई है बच्चों। तो क्या इतने हिस्से में ऐसी ही रोशनी होगी जैसी यहाँ पर है? नहीं बच्चों, यहीं का तो खेल है, इतने हिस्से का ही खेल है। इतने हिस्से में क्या होगा बच्चों, फ्रिंजेस मिलेंगी, पट्टियाँ, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, अंधेरा रोशनी, हाँ, फिर इल्यूमिनेटेड रीजन शुरू होगा। तो बच्चों इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती कि शैडोड रीजन कहाँ तक होगा और इल्यूमिनेटेड रीजन कहाँ तक होगा। तो इल्यूमिनेटेड रीजन और अब ये नया शैडो रीजन ये है, ये क्षेत्र कौन सा है, छायांकित, शैडोड रीजन, छायांकित क्षेत्र, हिंदी में लिख लेना छायांकित क्षेत्र, शैडोड लिख दो, शैडो तो छाया होती है, यानी छायांकित हो गया। अब छायांकित क्षेत्र यानी शैडोड रीजन और इल्यूमिनेटेड रीजन के बीच में एक थोड़ी सी जगह होगी, वहाँ न रोशनी होगी न अंधेरा होगा बच्चों। यही बात अब बतानी है। यहाँ पट्टियाँ मिलेंगी, क्या मिलेंगी, फ्रिंजेस, कि यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ रोशनी
रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, ऐसे करके। ऐसे यहाँ पर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, ऐसे। ठीक है। और ये काली पट्टियाँ बहुत पतली होती चली जाएंगी नीचे को और इधर ऊपर को। ठीक है। और यहाँ के बाद तो फिर रोशनी ही रोशनी होगी जहाँ मैंने इल्यूमिनेटेड रीजन लिखा है। तो बच्चों छायांकित क्षेत्र कहाँ तक है एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कोई शार्प बाउंड्री कि यहाँ छाया है यहाँ तक और इसके नीचे छाया है, इसके ऊपर उजाला है, उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी। तो ये पॉइंट याद रखें बच्चों। कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं, देयर इज नो शार्प बाउंड्री, देयर इज नो शार्प बाउंड्री, इतना तो इंग्लिश समझ जाएंगे, बिटवीन शैडोड रीजन एंड इल्यूमिनेटेड रीजन। ठीक है ना? शैडोड रीजन एंड इल्यूमिनेटेड ठीक है बच्चों। तो यहाँ अब आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों इसी खेल को कि इतने हिस्से में पट्टियाँ मिल गईं, यही है डिफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन प्रतिरूप। क्या है? विवर्तन प्रतिरूप, विवर्तन प्रतिरूप, यही है बच्चों विवर्तन प्रतिरूप, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं इसको। ऐसा ही स्लिट में होगा, अंधेरे वाले हिस्से की तरफ को मुड़ जाता है प्रकाश। कहाँ चला जाता है? छायांकित क्षेत्र में भी। फिर जहाँ प्रकाश गया है उस छायांकित क्षेत्र के अंदर वहाँ भी पट्टियाँ बनेंगी। जैसे मैंने एक चित्र और बनाया था, ये तो मैंने अवरोधक लिया है, ये अवरोधक लिया है। फिर मैंने बच्चों एक ऐसे बताया था, आपको ध्यान हो, ऐसे स्लिट ली थी, ये सोर्स लिया था, यहाँ पर्दा लिया था, यहाँ तक क्या होना चाहिए? रोशनी होनी चाहिए। और ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ अंधेरा। लेकिन यहाँ भी लाइट, जहाँ अंधेरा है, जहाँ डार्क है, उस हिस्से में भी पहुँच जाएगा। और ये ब्राइट स्पॉट जो मिल रहा था, यहाँ रोशनी जो मिल रही थी, चमक इतनी बड़ी ना होके और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लाइट अब यहाँ कहाँ मुड़ जाएगी बच्चों? छोटा सा बनाया है, देखूँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ दिख रहा है बच्चों, क्योंकि समझना ही तो है। तो बच्चों क्या हुआ कि लाइट इस वाले पोर्शन में भी चली गई थी। तो इतने हिस्से में जहाँ छाया वाले क्षेत्र में पहुँच गई है, यहाँ भी बच्चों वही होगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क पट्टियाँ मिलेंगी। यहाँ भी ब्राइट डार्क पट्टियाँ मिलेंगी। वही यहाँ भी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे। और जो हमारा शैडोड रीजन था वो इतना रह गया, छाया वाला क्षेत्र यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे। ये छाया वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर यहाँ पट्टियाँ हैं और यहाँ रोशनी है। यहाँ क्या है बच्चों? पट्टियाँ हैं इतने हिस्से में जहाँ तक लाइट पहुँच गई है, इतने हिस्से में पट्टियाँ होंगी, ऐसे 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 फ्रिंजेस। ठीक है। ऐसी ही जगह की कमी की वजह से थोड़ा समझाना ही तो है, रिवीजन ही तो कराना था। और इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, क्लियरली भी आगे पढ़ेंगे स्क्रीन पर। ओहो नीचे नहीं आ रहा बच्चों, ये गड़बड़ हो गई। बिटवीन शैडोड रीजन एंड इल्यूमिनेटेड रीजन, ये चीज़ स्क्रीन यहाँ पर आई नहीं। एक सेकंड जरा होल्ड रखना बच्चा लोग, ये हिल गया फोन। अब आई थिंक अब दिख रहा होगा। ऊपर का नहीं दिख रहा, उसे छोड़िए, क्लास 12 फिजिक्स और ये नहीं दिख रहा, लेकिन अब इतना हिस्सा दिख रहा होगा आपको। ठीक है। अब जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी बात लिखी आ जाएगी। वो ठीक रहा, मैंने इस स्क्रीन पर देख लिया बच्चों। तो अब आगे बढ़े। अब आगे क्या करना है बच्चों? दोनों बातें समझ गए। तो अब हम एक काम करते हैं बच्चों, बताइए क्या काम करेंगे? बहुत अच्छा सा, लाओ वीडियो को पॉज कर दें तब आगे बढ़ाएंगे। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन करेंगे विवर्तन का, कि जो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन हैं बच्चों,
वो डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है। पहला होता है फ्रेस्नेल या फ्रेनेल विवर्तन, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है बच्चों, थोड़ा एक सेकंड सॉरी, ये बच्चों लीड परेशान कर रही है। पहला फ्रेनेल दैट इज डिफ्रैक्शन पहले इसको समझते हैं ये क्या है, फिर बात करेंगे हम फ्रॉनहोफर की। दूसरा होता है फ्रॉनहोफर। तो फ्रेनेल विवर्तन क्या होगा बच्चों कि जब पॉइंट सोर्स जो हमारा स्रोत है और स्लिट है उसके बीच की दूरी परिमित होती है बच्चों। मेन बात क्या है कि जैसे ये तो स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है सोर्स। तो बच्चों ये दिख नहीं रहा होगा आपको, स्क्रीन पर ध्यान नहीं रहता। सोर्स ऑफ लाइट, और ये है अवरोधक, फिर इसके आगे होगा पर्दा, ये क्या है स्क्रीन, और ये क्या है बच्चों अवरोधक यानी ऑब्स्टेकल, अवरोधक या स्लिट, अवरोधक हो या स्लिट हो, ऑब्स्टेकल हो या स्लिट। स्लिट होगी तो वहाँ छेद होगा बच्चों, ठीक है। तो इनके जो बीच की दूरी है जैसे ये फाइनाइट होगी। कैसी होगी? फाइनाइट, यानी परिमित, अनंत नहीं होगी, फाइनाइट होगी यानी परिमित होगी, परिमित। क्लियर? यहाँ से पर्दे की दूरी भी परिमित होगी, ये परिमित दूरी पर होगा, पर्दा भी परिमित दूरी पर होगा। लेकिन हमें मेन चीज़ यहाँ से है, इस बात से ज़्यादा मतलब है कि जो अवरोधक या स्लिट है उसकी जो दूरी है वो परिमित है। तो परिमित दूरी पर होने से क्या होगा कि बच्चों यहाँ से चलने वाला जो तरंगाग्र होगा, इस केस में जो तरंगाग्र आगे चलेगा वेव फ्रंट, वो मेन बात ये है कि जब इस ऑब्स्टेकल पर तरंगाग्र आके टकराएगा तो उसका आकार गोलीय होगा अगर बिंदु स्रोत है, या कैसा होगा बच्चों गोलीय होगा या बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्रोत कैसा है। अगर बिंदु स्रोत है तो यहाँ से गोलीय तरंगिकाएं चलेंगी, रेखीय स्रोत है तो बेलनाकार तरंगाग्र चलेंगे। तो जैसे ये पॉइंट सोर्स है तो यहाँ ऐसे करके गोलीय तरंगाग्र बच्चों आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट करेगा, इससे जो टकराएगा तरंगाग्र, वो कैसा होगा? गोलीय होगा या बेलनाकार होगा। ये मेन बात है इस विवर्तन की। तो एक एग्जाम्पल हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन का पढ़ेंगे और एक दूसरा अभी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आने वाला है, एक एग्जाम्पल उसका पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, एक एक एग्जाम्पल दोनों के सीख लेंगे, विवर्तन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है रिजकोर, रिजकोर से प्रकाश का विवर्तन, से प्रकाश का विवर्तन। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ही हम। तो क्या रहा कि सोर्स ऑफ लाइट जो स्रोत है, स्रोत से अवरोधक या, आप दोनों लिखेंगे, अवरोधक या सूक्ष्म छिद्र की दूरी फाइनाइट यानी परिमित होती है। और ऐसी अवस्था में ऑब्स्टेकल यानी अवरोधक या सूक्ष्म छिद्र पर जो तरंगाग्र टकराता है वो या तो गोलीय होता है या बेलनाकार होता है। दूसरा केस ये बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं यहीं लिख देता हूँ दूसरा। ठीक है, इसे हटाएं।
और चीज़ सब वही बनी रहने देते हैं। और दूसरा आप पढ़ेंगे, दूसरा टाइप, पहला ये हो गया, तरंगाग्र कैसा होगा वो भी देखेंगे, कंडीशन बदल जाएंगी। अब जो स्रोत से इसकी जो दूरी है ये भी बदल जाएगा, ये कंडीशन भी बदल जाएगी। स्रोत बेकार हटाया हमने, ये अवरोधक है, तो जो अवरोधक था ऑब्स्टेकल, और ये क्या था बच्चों, पॉइंट सोर्स। अब कोई भी स्रोत हो, पॉइंट सोर्स। अब यहाँ पर जो बात बताई जाएगी, चलो आ रहा है स्क्रीन पर, देखना पड़ता है बच्चों मुझे। तो अब जो दूरी है अब वो फाइनाइट नहीं रही, कैसी हो गई, इनफाइनाइट। अरे कब, हमने लिखा तो है ही नहीं। ये दूसरा क्या होता है, फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर। अब बच्चों फ्रॉन में ओ की मात्रा भी हो सकती है, मैंने ऐसे लिख दिया, अपनी बुक में देख लेना। फ्रॉनहोफर विवर्तन, साइंटिस्ट के नाम का उच्चारण है, कैसे भी लिखा जा सकता है। और FRAUNHOFFER, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, विवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये कब होगा, जब स्रोत और अवरोध या सूक्ष्म छिद्र के बीच की दूरी अब इनफाइनाइट हो गई, यानी प्रकाश तरंगें अनंत से आ रही होंगी बच्चों। तो जब अनंत से आ रही होंगी तो कैसी आएंगी, समांतर। और समांतर आती हैं तब बेफ्रंट तरंगाग्र हमें कैसा मिलता है, पीछे पढ़ चुके हैं, समतल, प्लेन बेफ्रंट। कैसा तरंगाग्र कैसा होगा, समतल होगा। अब हम लैब में बैठ के जब इस प्रयोग को करते हैं तो उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चों यहाँ कैसा तरंगाग्र आना चाहिए, समतल। अब स्रोत अनंत पर ढूंढते रहो, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें या फिर हम कमरे में ही अपने स्रोत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन किरणों को समांतर कैसे करें कि इसको फोकस पर रख दें एक उत्तल लेंस के। लैब में ऐसे करते हैं। अब यहाँ से चलने वाली किरणें कहाँ से, ये कहाँ रखा है, इस लेंस के फोकस पर। ये जो सोर्स एस है वो कहाँ रखा है, फोकस पर। तो ये किरणें जो जाएंगी ऐसे, वो कैसे हो जाएंगी, समांतर। ठीक है ना, इस अवरोधक से कैसे टकराएंगी, समांतर। तो हमारा जो तरंगाग्र होगा बच्चों वो समतल होगा इस तरीके से। तो समतल तरंगाग्र आगे बढ़ेगा उस ऑब्स्टेकल से जो टकराएगा। समझ रहे हैं ना, ये अवरोधक था और तरंगाग्र हमारा कैसा हो गया बच्चों, समतल। ये अवरोधक है, डार्क कर दूं इसको। अवरोधक से बड़ा बनाना होगा तरंगाग्र। क्योंकि तरंगाग्र छोटा बना दिया तो वो यहीं रुक जाएगा। ठीक है ना, विवर्तन कैसे हो पाएगा। जो खुला भाग रह जाता है बच्चों, वहीं से द्वितीयक तरंगें कहाँ चलती हैं और आगे डिफ्रैक्शन पैटर्न पैदा करती हैं। तो जो वेव फ्रंट बना रहे हैं उसको बड़ा बनाना है इसके साइज से। तो अंतर समझ में आ गया। इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी स्रोत से इसकी, तो इसकी भी अनंत ही हो गई, पर्दा इससे दूर है, और तरंगाग्र समतल होगा। इसका उदाहरण एकल रेखा छिद्र से विवर्तन। ये आपके सिलेबस में यही है बच्चों, एकल रेखा छिद्र से विवर्तन। विवर्तन क्लियर, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का तो चल ही रहा है, लिखो या मत लिखो, अंडरस्टूड है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट। रेखा छिद्र को बच्चों क्या कहते हैं, स्लिट कह देते हैं। ये आ रहा है स्क्रीन पर, आ रहा है, बहुत जगह है। तो बच्चों ये हमने एक एक एग्जाम्पल दोनों टाइप के
डिफ्रैक्शन के दे दिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है और फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है। तो अब बच्चों आज के लेक्चर में हम पहले फ्रेस्नेल विवर्तन की बात कर लेते हैं, इसकी बात कल करेंगे। तो फ्रेस्नेल विवर्तन को और पढ़ लेते हैं। क्या एग्जाम्पल था? रिज कोर से विवर्तन। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं रिज कोर पर विवर्तन, इसको पढ़ते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का। दैट इज डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। रिजु यानी सीधी। तो आप कहेंगे सर ये क्या होती है? और ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का। अब पहले तो ये समझ लें कि रिज कोर का मतलब क्या है। तो रिज कोर का मतलब है बच्चों बहुत तीक्ष्ण धार वाली कोई वस्तु, जैसे आपका चाकू या ब्लेड का जो किनारा होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है बच्चों, और हमें बहुत सूक्ष्म एज ही चाहिए तभी विवर्तन होगा। अभी बताया, अब तक हमने देख लिया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का हो, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो, तभी विवर्तन होता है। तो ब्लेड की धार बहुत शार्प होती है बच्चों। तो समझ गए? शार्प एज। जैसे आपका ब्लेड बीच में मोटा होगा और किनारों पर जाके वो बहुत पतला होगा, दोनों की जो धार होंगी, लिख लेना आप। रिज कोर का एग्जाम्पल क्या है? चाकू या ब्लेड के तीक्ष्ण किनारे, शार्प। चाकू या ब्लेड की तीक्ष्ण धार, या जैसे किनारा कह सकते हैं, की कर लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेट एज का, रिज कोर का। तो देखें बच्चों, अब यहाँ पर आनंद आएगा, कितना अच्छा अब महसूस होगा आपको। देखें जैसे ये एक पॉइंट सोर्स है, दिस प्रकाश स्रोत है, कोई सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों। इसके आगे एक सीध बना लेते हैं, जैसे लगभग यहां पर इसके आगे बहुत नुकीला, तो ऐसे होगी बच्चों। और फिर यहाँ मोटा है ब्लेड, ऐसे ही तो होगा। जैसे जो चाकू है आपका, वो ऐसे करके देख रहे हैं अब हम साइड से, तो ऊपर जाके चाकू का आपको बहुत पैना हिस्सा, चाकू ऐसे नहीं है, ये चाकू आपका ऐसे है, ऐसे देख रहे हो। जो चाकू की धार है वो ये हो गई, बहुत नुकीली होगी, ऊपर जाके बहुत पतली ब्लेड की होगी, तो ऐसी ही तो होगी। समझ गए? तो देखें बच्चों, ये शार्प एज तो होगा क्या, और आगे है पर्दा। ये बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आपने अब ले लिया होगा, इसे हटा देते हैं। ढंग से समझ में तभी आएगा जब हम थोड़ा जूम करके बनाएंगे, बड़ा करके बनाएंगे। तो बच्चों यहां मैंने बना दिया एक पर्दा, स्क्रीन तिरछी जा रही है भाई, अरे यार गंदा हो गया है। ओह, आज बोर्ड भी धोखा दे रहा है। बोर्ड स्मूथ होता है बच्चों, ग्रीन बोर्ड पर लाइन सीधी खिंच जाती है। चलिए यहाँ काम चलाना आप। ये नीचे तक तो नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन चलिए यहाँ तक तो दिख रहा होगा। तो देखें बच्चों क्या होगा, ये जो शार्प एज है, लाइट अब यहाँ पर इसकी परछाई आ जाएगी, नीचे अंधेरा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पर्दे पर। और इधर अब क्या होना है, देखिए जो लाइट, अगर ये शार्प एज नहीं होती
तो लाइट रे ये जा रही है और यहाँ जाती, यहाँ से जाने वाली आगे बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये अवरोध है, लाइट को नहीं गुजरने दे रहा, ये भी नहीं जाएगी, ये लाइट भी पार नहीं निकलेगी। और यहाँ तो जाएंगी ही लाइट, उधर ऐसे करके ऊपर तो जाएंगी ही, ऊपर भी जाएंगे पर्दे पर, ठीक है, बोलें बहुत सारी लाइट जाएंगी, हर जगह जाएंगी। तो आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, रोशनी इतने हिस्से में। अगर ये शार्प एज नहीं होती, ये क्या बिगड़ गया बच्चों, यही होता है मार्कर में, यही तो समस्या है, हाथ लग जाता है तो बिगड़ जाता है। तो है क्या कि छाया इतने हिस्से में बननी चाहिए बच्चों, इतने हिस्से में। ये क्या हो गई, छाया बना दें। ये हो गया शैडो रीजन। क्लियर, शैडो रीजन हो गया बच्चों। और ऊपर हो गया इल्यूमिनेटेड रीजन। ये क्या हो गया, यहाँ तो रोशनी ही रोशनी होगी, इल्यूमिनेटेड रीजन। दीप्त क्षेत्र, यहाँ रोशनी ही रोशनी है, ठीक है। क्या है ये, दीप्त क्षेत्र। दीप्त क्षेत्र, यहाँ अंधेरा है। ये कब है, जब ये धार बहुत नुकीली नहीं होती। तो अब ये बहुत शार्प एज है, जैसे ब्लेड है। तो अभी हमने बताया था कि अब क्या होगा कि बहुत तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश बेंड हो जाता है और मुड़ के कहाँ चला जाता है, छायांकित क्षेत्र में, छाया वाले क्षेत्र में, शैडोड रीजन में। तो यहाँ से लाइट बच्चों, ये तब है जब ये धार शार्प नहीं है। शार्प होने पर विवर्तन होगा, विवर्तन होते ही किरण जहाँ नहीं जानी चाहिए थी, सीधी ही जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने पढ़ा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन विवर्तन में बेंड हो जाता है और बेंड होकर के ये कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ गया बच्चों। ये क्लियर। तो अब शैडो आपकी कितनी बड़ी रह गई, अब शैडो रीजन आपका इतना रह गया। नया जो शैडो रीजन बना, पहले ये था, अब लाइट यहाँ तक आ चुकी है, तो अब ये नई स्थिति बनाई है मैंने। ये पहले वाली स्थिति और ये बाद वाली स्थिति। और यहाँ मैं दिखा देता हूँ रोशनी। तो ये सफ़ेद सफ़ेद ग्रीन बोर्ड पे उल्टा करना पड़ता था हमें। अब क्या होगा, पहले इल्यूमिनेटेड रीजन बच्चों यहाँ से यहाँ तक था ऊपर को, और शैडोड रीजन अब जो है वो इतना रह गया है। अब इसके बीच का ही सब खेल है, सारा खेल इसके बीच के हिस्से का ही है। यही कमाल का दृश्य दिखता है हमें। ऐसा नहीं कि लाइट वहाँ तक मुड़ के पहुँच गई और यहाँ भी अब रोशनी ही रोशनी हो गई, ऐसा नहीं होगा। इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के बीच में, जैसे ये दूसरी स्थिति है बच्चों, यहाँ तो रोशनी थी ही, इल्यूमिनेटेड रीजन है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र में यही कमाल होना है। यहाँ न तो रोशनी ही होती है पूरी तरीके से और न अंधेरा होता है। यहाँ क्या होता है बच्चों, यहीं व्यतिकरण फ्रिंजें, व्यतिकरण बैंड बनते हैं, पट्टियाँ बन जाती हैं इतने हिस्से में। तो यहाँ क्या सिचुएशन होगी, इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसी सीध में लाइए। ऊपर तो रोशनी है ही बच्चों, ऊपर तो रोशनी है ये, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या माजरा होने वाला है बच्चों, देखिए यहाँ पर पट्टियाँ बनेंगी। देखिए पहले ब्राइट होगा, फिर डार्क,
फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और ये पास पास होती चली जाएंगी, फेड होती जाएंगी, फिर रोशनी ही रोशनी होगी। यहाँ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, ऐसी सिचुएशन यहाँ बनेगी बच्चों। अब इसको बड़ा करके बना देते हैं, इसी चीज़ को बड़ा करके मैं यहाँ बना देता हूँ, जिससे क्लियर हो जाएगी बात। ये चीज़ जो है इसको बड़ा करके देख रहे हैं तो यहाँ बना देते हैं, इससे साफ क्लियर रहेगी बात। इसे बड़ा कर दिया मैंने, तो यही बच्चों विवर्तन हो गया। द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से चलती हैं और वो एक दूसरे से मिलकर अध्यारोपण करती हैं और व्यतिकरण के कारण वहाँ पर फ्रिंजें बना देती हैं। लेकिन ये फ्रिंजें एक समान रूप से चौड़ी नहीं होती हैं, इनमें अंतर होता है, ठीक है ना। और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको मैं बच्चों बना देता हूँ। तो बच्चों कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ आपको दिखाई देगी। देखें, बहुत ब्राइटनेस होगी, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, और ये जो डार्कनेस है वो कम होती जा रही है बच्चों। और ये यहाँ ऊपर आ करके एंड पर आने के बाद फिर यानी फेड होती जा रही हैं। अंधेरा कम होता जाएगा, तीव्रता घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, अंधेरा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उसके बाद ऊपर तो फिर प्रकाश ही प्रकाश है, दीप्त क्षेत्र है, इसके ऊपर प्रकाश होगा बच्चों। और इसके नीचे ये छाया वाला हिस्सा है, इसके नीचे तो ये हिस्सा आपको, ये तो केवल हमने इतने हिस्से को दिखाया है बच्चों। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है बताएं। इसके नीचे ये अंधेरा है, डार्क रीजन है, डार्क या शैडो, क्या कह सकते हैं, शैडो, अंधेरा, शैडो रीजन है। मैंने डार्क लिख दिया, एक ही बात है। और इसके ऊपर फिर ये इल्यूमिनेटेड रीजन आ गया, ये वाला, ऊपर रोशनी ही रोशनी होगी, ठीक है। यानी ऊपर जैसे इसको मैं मिला दूँ, ऊपर रोशनी ही रोशनी है, ऐसे इसको पूरा बनाए तो, और नीचे आप डार्क ही डार्क करेंगे, इसको डार्क कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या कर देंगे, डार्क में ऐसे कर देता हूँ। नहीं कर रहे, कन्फ्यूजन होगा, उतना ही हिस्सा दिखाओ, क्या ज़रूरी है बेकार फिगर को बिगाड़ें। ये हिस्सा दिखा रहे हैं हम, नीचे तो दिख ही रहा है आपको डार्क रीजन है, वो लिख ही दिया मैंने यहाँ पर। इसके नीचे डार्क रीजन है, लिख तो दिया है, इतना तो समझते हैं अब आप लोग, क्लियर। तो बच्चों कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिला, एक व्यतिकरण प्रतिरूप, यही डिफ्रैक्शन पैटर्न है बच्चों, विवर्तन प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। यही क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, व्यतिकरण प्रतिरूप। तो है ना बच्चों इंटरेस्टिंग चीज़, अलग हटके। आप तो ये सोचते कि सर यहाँ तक लाइट पहुँच गई, यहाँ भी रोशनी हो गई, नीचे अंधेरा रह गया, और ऊपर रोशनी हो गई, ऊपर उजाला हो गया, इल्यूमिनेटेड रीजन हो गया। ऐसा नहीं है बच्चों, दोनों रीजन के बीच में पट्टियाँ मिलती हैं, दीप्त अदीप्त ऑल्टरनेट, ठीक है। और इसकी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं है बच्चों कि इल्यूमिनेटेड रीजन एग्जैक्ट यहीं से शुरू हो रहा हो और शैडोड रीजन बिल्कुल यहीं से शुरू हो रहा है। वेरिएशन हो सकता है, एक फिक्स बाउंड्री नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सेपरेशन का कोई एक निश्चित रेखा नहीं है कि इसके बाद रोशनी कह सको और इसके बाद अंधेरा कह सको, एक अनुमानित कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि डार्कनेस कहाँ तक है, धुंधली होती जाती है, तो पता नहीं लगता कि कहाँ डार्कनेस एग्जैक्ट कहाँ से शुरू हुई है। फिर रोशनी इधर हो रही है, धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, फिर एक समान रूप से इल्यूमिनेट होता है पर्दा। यहाँ ऊपर एक समान रूप से और नीचे एक समान रूप से अंधेरा होगा, बीच में फ्रिंजें होंगी, उनकी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होगी। तो ये रहा बच्चों रिज कोर पर विवर्तन, जिसमें हमने सोर्स को और अवरोध को एक परिमित दूरी पर रखा था। और यहाँ से चलने वाले जो तरंगाग्र थे बच्चों वो कैसे होंगे, गोलीय, क्योंकि बिंदु स्रोत है। और हुआ क्या था, यहाँ पर जो टकराएगा वो गोलीय तरंगाग्र होगा। इस तरीके से गोलीय तरंगाग्र आ गया, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। जो तरंगाग्र इससे ढक गया वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, जो खुला भाग है वहीं से द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी और आगे चल के ये विवर्तन करेंगी और हमें ये ऐसा दिखाई देगा। और ऊपर
तो सीधी सीधी जा ही रही हैं, वहाँ एक समान रूप से प्रतिदीप्ति होगी, चमक रहा होगा पर्दा, रोशनी होगी, इल्यूमिनेटेड रीजन होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको भली भांति समझ में आया होगा। ये क्या था बच्चों, किसका एग्जाम्पल था? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का। किसका था? फ्रेस्नेल या फ्रेनेल डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल था। अब कल पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर का सिंगल स्लिट से। वो थोड़ा लेंदी है बच्चों, और थोड़ा सा उसमें भी सिर खपाना पड़ेगा आपको, तो उसको तसल्ली से एक ही लेक्चर में पढ़ाएंगे, उसको पर्याप्त समय होना चाहिए जिससे समझ में आए। तो बच्चों ओके, इसका एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए। मिलते हैं कल उस नए टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, यानी डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।